हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बूस्ट होता रहे और हम इसी तरह आपको वीडियो बनाकर देते रहें। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि मैं नोट्स बना के रखा हुआ हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता जाऊँगा साथ ही। ठीक है, जिससे क्या रहेगा कि आपको भी आसानी होगी चीज़ों को लिखने में और समझने में। ठीक है, आज हमें बात करनी है काय की प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, आज हमें बात करनी है काय की प्रोटीन सिंथेसिस की। तो हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इट अकर विद इन द सेल। ये काय में होता है, सेल में होता है। बाय टू मेजर स्टेप, इसमें दो स्टेप्स रहती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट तो है ट्रांसक्रिप्शन। पहली स्टेप क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा स्टेप क्या है? ट्रांसलेशन। जैसा कि हमें पता है ये कहाँ होना है, ये सेल में होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काय की ट्रांसक्रिप्शन की। तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ जीन, इसमें क्या होता है? जीन की कॉपी होती है काय पर? डीएनए सीक्वेंस पे। हमें पता है डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, हमने देखा है डीएनए कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, डीएनए कुछ इस तरीके से होता है और हमें सीक्वेंस ही पता है 3 to 5 एंड 3 to 5। ठीक है, और हमें पता है डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो क्या होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ATGC। ठीक है, इसमें दो क्या होते हैं? ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं। ठीक है, अब एक ये क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, उसके बाद इनटू अ मैसेंजर आरएनए, और ये काय में कन्वर्ट होते हैं? मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? ये प्रोटीन की निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सिंपल प्रोसेस ये है इसकी। क्या होगा? ये डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए के थ्रू। ठीक है, हमें पता है कि इसमें बस मात्र छोटा सा चेंजेस होता है। जो डबल हेलिक्स होता है ये सिंगल हेलिक्स हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है। और इसमें जो नाइट्रोजन बेस रहते हैं इसमें भी चेंजेस हो जाता है। जैसे ये बात करें काय की डीएनए की, तो डीएनए में क्या था? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। क्या चेंजेस हो जाएगा? इसमें थाइमिन की जगह पे क्या हो जाएगा? थाइमिन को ये रिप्लेस कर देगा। काय को? जो थाइमिन रहेगा उसको रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? यूरासिल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब डीएनए का मॉडल रहता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। कौन से? तो ये क्या है? टूट जाते हैं। यहाँ से टूट जाएंगे तो यहाँ आगे क्या? mRNA जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये आरएनए का निर्माण करेगा। काय का निर्माण करेगा? आरएनए का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या बना लेगा? आरएनए। एमआरएनए बनने के बाद फिर अपनी, तो इसमें सैंपल अपन ये कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डीएनए टू आरएनए। ठीक है, एमआरएनए की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन क्या है? ये प्रोसेस है क्या की प्रोटीन निर्माण की। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, ये यहाँ क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, बाय द फॉर्म द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, काय के साथ? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कैरी करके रखता है काय को? mRNA को। किसको? मैसेंजर आरएनए को। ठीक है,
जो कैरी करके रखता है मैसेंजर आरएनए को। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है वो हमारे सेल की आउटर लेयर रहती है। मान के चलो ये सेल है, इसमें गोल्जी सॉरी इसमें गोल्जी बॉडी रहेगी। क्या? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें सब रहेंगे। ठीक है, और ये जो बाहरी लेयर रहेगी सेल की, ये क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, और इसी को क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप की रहती है। इसमें क्या रहता है? इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन होता है। ठीक है, चैनल प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन, सारी चीजें रहती हैं इसमें। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन रहता है। ये क्या करते हैं? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन। कैसी? ये पतली सी लेयर रहती है, और कैसी रहती है? स्मूथ भी रहती है, पतली और स्मूथ। ये पतली सी लेयर रहेगी और स्मूथ भी रहेगी। ठीक है, स्मूथ और थिन रहती है। ये कैसी रहती है? स्मूथ और थिन। अपन यहां देख लेते हैं। ये है, ठीक है, ये है क्या? हमारी सेल। ठीक है, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें देखिए ये लाइसोसोम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोल्स हैं, वैक्यूल्स हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रियोसोम है, राइबोसोम है। ठीक है, ये कैसी रहती है? स्मूथ और थिन रहती है। ठीक है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं काय की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो ये कैसी रहती है? थिन और स्मूथ रहती है। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से रहता है। जब हम कहाँ से देखते हैं? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एंड सेमी परमेबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमेबल, मतलब ऐसी सेल जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स को या सिलेक्टिव ऑर्गन्स में जो भी केमिकल एंजाइम रहते हैं उन्हीं को क्या करती है? अंदर आने देती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके फंक्शन की। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है सेल का। कैसे? जो बाहरी ये आते हैं, क्या आते हैं? फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद ये साइटोस्केलेटल को क्या मैकेनिज्म सपोर्ट देती है। उसके बाद सेपरेशन कराती है, एकाएक का कोलेस्ट्रॉल का सेपरेशन कराती है, टिश्यू फॉर्मेशन कराती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है? पार्टिकल का ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये कंट्रोल करके रखती है काय को? न्यूरोह्यूमरल फ्लो को। ठीक है, उसके बाद बात करते काय की अपन? साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या रहता है? साइटोप्लाज्म एक लिक्विड टाइप का एक तरल पदार्थ रहता है, फ्लूइड रहता है। ठीक है, जो हमारी सेल में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। कहाँ? सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक बार आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये इसके यहाँ जो रहेगा ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म जेल लाइक वाटरी सब्सटेंस। कैसा रहता है ये? जेल टाइप का वाटरी सब्सटेंस रहता है। कैसा रहता है? जेल लाइक वाटरी सब्सटेंस। ठीक है, ये भरा हुआ रहता है। इससे क्या? सेल भरी रहती है। सराउंडिंग मतलब हमारे ऑर्गेनल्स रहते हैं उन सब में भरा हुआ रहता है। प्रोवाइड अ मीडियम, ये एक माध्यम प्रोवाइड कराता है काय को? सेलुलर प्रोसेस को, जो प्रोसेस होती है ना उसको एक माध्यम प्रोवाइड कराता है। इससे क्या है
कि जो हमारे उसमें एंजाइम रहेंगे, प्रोटीन रहेंगे, वो सही तरीके से वर्क करते रहें, ठीक है। और ये जो एंजाइम रहते हैं इसमें क्या ऑर्गेनाइजिंग सब्सटेंस रहते हैं और सॉल्ट रहता है, ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या की बात करनी है? माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम बात करते हैं क्या की? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स में प्रेजेंट रहती है। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल रहते हैं ये सब में क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगी। मोस्ट ऑफ दी यूकैरियोटिक सेल कंटेन अ मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स रहेंगी, जितनी भी यूकैरियोटिक, वो सब में क्या रहेगी? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सा काम करती है, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, आप देख लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें क्या है? ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सा है? इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। इसमें सिस्टीन है, ये राइबोसोम्स भी रहते हैं, डीएनए भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मैट्रिक्स, ये सब रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग द डायमीटर रेंजिंग। अब डायमीटर की इसकी रेंज कितनी रहती है? 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक। कितनी रह सकती है? 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक इसकी रेंज रह सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नाउ एज पावर हाउस ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहती है? एनर्जी का पावर हाउस होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिकॉज द जनरेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करती है? एटीपी का निर्माण करती है। काय का? एटीपी का निर्माण करती है, ठीक है। यूज ऑफ एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ये काय का उपयोग कराती है? जैसे हम इसका वर्क करते हैं केमिकल एनर्जी के रूप में, मतलब इसका उपयोग करते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन। ये काय के रूप में, इसमें क्या होता है? इसके ऑक्सीडेशन रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं। फूड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज कन्वर्टेड इनटू हाईली जनरेटेड फॉस्फेट बॉन्ड, जैसे कि एटीपी और एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इसके कुछ काम भी रहते हैं, जैसे कि हमने देख लिया एडीपी का निर्माण करना, एटीपी का निर्माण करना, एडीपी का निर्माण करना, ठीक है। इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कराना, ठीक है। और कैल्शियम का बैलेंस रखना। उसके बाद जो सेल डेथ हो जाती है उनको क्या कराती है? रिन्यूअल, मतलब ऑटोफेगी का काम करती है। क्या काम करती है? ऑटोफेगी, ठीक है। ये क्या कराती हैं? ऑटोफेगी का काम कराती हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक जो डिस्ट्रॉय सेल है उनको क्या कर देती है? इनगल्फ करके खत्म कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेम सेल रेगुलेशन का काम भी कराती हैं, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब अपन को बात करनी है काय की? अब बात करनी है अपन को गोल्जी बॉडी की। क्या की बात करनी है? गोल्जी बॉडी की, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी कंप्रेस ऑफ फोल्डेड यानी बैग अपॉन ईच अदर, मतलब ये सभी में, ये जो गोल्जी बॉडी रहती है ये सभी सेल में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ऑल द सेल कंटेन गोल्जी बॉडी। ये काय में? सभी सेल्स में प्रेजेंट रहती है। हाउएवर इट इज लार्ज इन दोज सेल। ये कैसी होती हैं? सभी में प्रेजेंट और रहती हैं, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन। अब ये काय का? प्रोटीन का निर्माण भी करती हैं और प्रोटीन को एक्सपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। मतलब भेजने का काम करती है यहाँ से वहाँ। जैसे मान के चलो कि हम आपको यहाँ पेन चला रहे हैं, तो हमें एनर्जी की जरूरत है काय में? हैंड में, हाथ में। तो ये हमारे यहाँ क्या करेगी? प्रोटीन को, एनर्जी को भेजने का काम करेगी, ठीक है। काय के? बिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काय के द्वारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, ठीक है, टू दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये गोल्जी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, इसमें हम देख सकते हैं जैसे कुछ इसमें इसके कंपोनेंट्स भी हैं, इसको अपन देख सकते हैं।
ट्रांसिशन ट्यूब्यूल, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टीनर, लाइसोसोम, ठीक है, ये सब चीजें हैं। यहाँ इसमें सिक्रेशन ऑफ वेस्ट जो मतलब बाहर निकालने का काम करती है, एक्जोसाइटोसिस, ठीक है, जाइमोजम ग्रेनुला, ठीक है। अब इसका काम देख लेते हैं अपन गोल्जी बॉडी का, ठीक है। गोल्जी बॉडी जैसे मैंने देखा है प्रोटीन को मॉडिफाई करती है, इसका क्या करती है, स्टोरेज भी कराती है, उसके बाद इसको पैकेजिंग का काम भी करती है, ट्रांसक्रिप्शन का भी काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, ठीक है, और सल्फोनेशन का भी काम करती है, ठीक है, फॉस्फोरेशन का भी काम करती है, फॉस्फोराइलेशन का भी काम करती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल्स का भी काम करती है, ठीक है, और एक्सक्रेशन ऑफ वाटर, मतलब जो वेस्ट वाटर रहता है बॉडी में उसको भी निकालने का काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं लाइसोसोम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं लाइसोसोम। इन 1949 आ बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट, एक साइटोलॉजिस्ट का कौन, बेल्जियन, जो कहाँ के थे, क्रिश्चियन डी डुबे हैंड डिस्कवर्ड। अभी क्या लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था, डी डुबे जी ने मतलब डिस्कवर्ड किया था, कब, 1949 में। लाइसोसोम जनरली नाउ एज सोसाइटल बैग, लाइसोसोम का कहते हैं सोसाइटल बैग भी कहते हैं, ठीक है, मतलब इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और सोसाइटल बैग बिकॉज ऑफ देयर रोल इन ऑटोलाइसिस, मतलब ये क्या करती हैं, जो मरी हुई सेल्स रहती हैं उनको क्या कर लेती हैं, इनगल्प कर लेती है और क्या कर देती हैं, खत्म कर देती है, वहीं गला देती है। मान के चलो कहीं हमें यहाँ इंजरी हो जाती है, ठीक है, मान के चलो हमें यहाँ कट लग गया, तो यहाँ मान के चलो ब्लैक टाइप का हो गया, तो एक टाइम पे के वापस जैसा रहता है वैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये धीरे 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 क्या करती हैं, वो वहाँ जो सेल्स डेथ हो जाती है इन सेल का, उनको इनगल्प करके और डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देती हैं। They cause intracellular digestion, destruct the carbohydrate protein, ठीक है, जैसे कि destruct the carbohydrate protein, DNA, RNA within the cell and thus destroy the cell, ठीक है। हमारे कहीं भी क्या हो जाता है तो ये उसको क्या करती है, इनगल्प करके वो अलग कर देती है, जिससे हमारी बॉडी में कोई और नुकसान ना हो सके। दे आर प्रेजेंट इन हाई नंबर ऑफ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। उसके बाद इन अ सिंगल सेल, एक सेल में कई प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। दे पासेस नियरली 40 डिफरेंट एंजाइम, इसके पास क्या लगभग 40 से ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम क्या रहता है वो देख लेते हैं। द लाइसोसोम हेल्प डिजॉल्व ब्लड क्लोटिंग। अब मान के चलो कहीं ब्लड का क्या हो गया, क्लोट हो गया है, मान के चलो जैसे हमारे यहाँ स्किन है, स्किन के अंदर, ठीक है, ब्लड क्लोट हो गया, तो उसको भी क्या कर दी, जैसे हम देखते हैं कभी हमारी उंगली में यहाँ चोट लग जाएगी तो यहाँ एक ब्लैक टाइप का एक निशान पड़ जाता है, कुछ दिनों में वो ठीक भी हो जाता है, ठीक है। तो उसको और रिकवर करने का काम करती हैं। हेल्प टू केरेटिनाइज स्किन। अब हम पता है कि हमारी बॉडी में स्किन निकलती रहती है, ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं हमारी बॉडी में ये स्किन निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का केरेटिनाइजेशन है। क्या है, केरेटिनाइजेशन है एक, ये कहलाता है केरेटिनाइजेशन, ठीक है। जो सेल्स डेथ हो जाती है उनका निकलना क्या कहलाता है, केरेटिनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें रिस्टोरेशन ऑफ बोन्स। बोन्स में क्या करती हैं, रिस्टोरेशन कराती है बोन्स का। उसके बाद क्या है, जो कॉज द स्पर्म टू पेनिट्रेट दी ओवम। क्या है, स्पर्म को ओवम तक भेजने का काम भी ये करती हैं, ठीक है। इंगल्फ द डैमेज सेलुलर, वही है जो हमने बताया, जो हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं उनको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देती है, ठीक है। उसके बाद बात करें माइक्रोसोम की या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है।
देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर के नाम से भी जानते हैं, एज अ बेस्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है इसमें विद इन द यूकैरियोटिक सेल। ये कहाँ में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, ये कहेगा प्रोटीन का निर्माण करता है। एंड लिपिड फोल्डिंग, ये कहेगा लिपिड फोल्डिंग भी कराता है, ठीक है। प्रोटीन एंड स्टोरिंग कैल्शियम आयन, ये कहेगा प्रोटीन का और कैल्शियम आयन को भी स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक और इन्हें दिया है यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनकी फंक्शंस की, ये काम क्या करते हैं? तो ड्रग मेटाबॉलिज्म कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब देखना, ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी करा रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी करा रहे हैं, लिपिड का बायोसिंथेसिस भी करा रहे हैं, प्रोटीन फोल्डिंग एंड स्टोरिंग भी इसकी कर रहे थे, इसकी क्वालिटी कंट्रोल भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी ये करा रहे हैं, डीऑक्सीफिकेशन भी करा रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम स्टोरेज, तो ये यहाँ पे हो गया है, कैल्शियम आयन का क्या स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें क्या है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, सिस्टीन स्पेस पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सब इसमें अपन देख चुके हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं की राइबोसोम्स की, ठीक है। अब बात करनी है हमारे राइबोसोम की, तो देख लीजिए आप, राइबोसोम आर सेलुलर मैकेनिज्म। ये कैसी एक सेलुलर मैकेनिज्म होती है जो कि मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए से बनी रहती है। कैसे? आरएनए, ठीक है। एंड प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर ऑफ लिविंग सेल्स, ये काय के लिए आवश्यक होता है? जीवित कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है, जो क्या करती हैं, सर्वाइंग एज द साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी प्रोटीन का सिंथेसिस कराने में काम करती हैं, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू ईआर, कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रहती हैं? अटैच रहती हैं। ये दो प्रकार की हैं, 70S और 80S प्रकार की, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रोकैरियोटिक रहती हैं इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स रहते हैं, और जो यूकैरियोटिक रहती हैं इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है प्रोटीन का सिंथेसिस कराना और ट्रांसलेशन कराना, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देख सकते हैं न्यूक्लियस में न्यूक्लियोल्स भी पाए जाएंगे, ठीक है। क्रोमेटिन भी होंगे, उसके बाद क्या है, मेम्ब्रेन्स भी होंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं, द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ये कैसे? डबल मेम्ब्रेन से क्या होती है? कवर रहते हैं। एंड कंटेनिंग द सेल जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ये क्या जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखते हैं, कौन? न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अपन फंक्शन की बात कर लेते हैं, एक तो अपन देख चुके हैं, उसके बाद भी और देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल द सेल ग्रोथ, ये सेल ग्रोथ को कंट्रोल करके रखते हैं, मेटाबॉलिज्म भी कराते हैं, ठीक है। मैनेज द डीएनए, ठीक है, डीएनए को भी मैनेज करके रखते हैं। रेगुलेट द सेल एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी को भी चलाते हैं, सेल की एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल करके रखते हैं। डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, ये डायरेक्ट प्रोटीन का निर्माण भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सेल डिवीजन में भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाइस ये अपना यहाँ सेल का चैप्टर मतलब संभवतः खत्म हो गया है, अभी और कुछ रह गया है तो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको नोट्स और लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है गाइस। तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो बनाकर आपको देता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं। और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी भी कुछ हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी, थैंक यू।